ईरान को इस बात की चिंता है, अगर युद्ध फैला तो पूरा मिडिल ईस्ट दांव पर लग जाएगा। हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए। नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की चौंकाने वाली भविष्यवाणियां थर्ड वर्ल्ड वॉर अंत तक जरूर देखिए। कहा गया और हमारे साथ राजीव सरदाना सर भी। राजीव सरदाना सर, पश्चिम को मौका नहीं देना है और अब सीधे तौर पर इस युद्ध में उतरना भी ठीक नहीं होगा। क्या यह खुद को बचाने का स्टेप ज्यादा नजर आता है या फिर इस बात की चिंता कि अगर ईरान इस तरह से कदम उठाएगा तो पूरा मिडिल ईस्ट लग जाएगा, हर तरफ तबाही नजर आएगी? देखिए, ईरान मुझे नहीं लगता खुल के सामने आएगा। वो हमस हिजबुल्लाह की तरफ से ही प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहेगा और मेरा मानना है कि और 2-3 हफ्ते के अंदर जिस दिन हमस का इन्होंने पूरा खात्मा कर दिया, आईडीएफ की जो पूरी की पूरी ताकत लग जाएगी हिजबुल्लाह को भी खत्म करने में। इस बार वो अगले कोई चांस नहीं लेंगे। जिस तरीके से वो पकड़े गए, अनअवेयर पकड़े गए 7 अक्टूबर को, वो ऐसा मौका अपने आप को, अपने लोगों को इस स्थिति में दोबारा अपने एज अ देश नहीं डालेंगे। तो जो उनको फ्यूचर खतरा भी दिखता है वो उसको भी इस बारी खत्म कर देंगे कि आगे से उनके साथ ऐसा ना हो सके। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, वेस्ट बैंक में बड़ा धमाका हुआ है। बलाटा कैंप में धमाका हुआ है, इजरायली ऑपरेशन में बड़ी तबाही। तो ये देखिए, वेस्ट बैंक में धमाके की खबर सामने आ रही है। गाजा में तो ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक से भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। वेस्ट बैंक के बलाटा कैंप में ये जोरदार धमाका। ये पहली तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर इस धमाके से जुड़ी हुई। देखिए, धमाके के बाद कैसे धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक में भी लगातार इजराइल की सेना को संघर्ष करना पड़ रहा है और आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह से लेकर वेस्ट बैंक में हमास के समर्थक, ये पूरे की पूरी लाइन है जहां पर एक कॉन्फ्रंटेशन लगातार चल रहा है। और इजराइल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के खिलाफ वो नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उसने गोरिल्ला वॉर का रास्ता भी अपना लिया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने उस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी। ग्रेनेड, रॉकेट से इजराइल की सेना पर बेहद करीब से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के टैंकों को महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट से निशाना बना रहा है। और वीडियो में जिन घातक राइफलों का इस्तेमाल होता दिखाई दिया, वो इजराइल की सेना के पसीने छुटाने के लिए काफी है। वीडियो में हमले का तरीका ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल की सेना को बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग लड़नी है, वो भी उस समय जब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए, जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट दागे। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा वीडियो भी जारी की है, जिसमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती हुई नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों के लॉन्च सेंटर को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया
कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाबी हासिल की है। जिसके बाद हिजबुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरीके से भड़क गए हैं कि उन्होंने इजराइल का नामो निशान मिटाने की ठान ली और धमकी दी कि इजराइल को हिजबुल्लाह से कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद इजराइल की सेना और उसके ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गए, क्योंकि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह से भी चुनौतियां मिल रही हैं। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसका खुलकर समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और रॉकेटों से हमले का दौर जारी है। इसी से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को साफ शब्दों में हमले की कीमत चुकाने की धमकी भी दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह को धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे बेरूत को गाजा में तब्दील कर देंगे और इस धमकी के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया और उसने इजराइल की सेना और उसके ठिकानों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। भारत को पश्चिमी देशों से बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसे अगर कतर जाने से रोक दिया और तुर्की भी नहीं भेजा तो वहां पर हाहाकार मच जाएगा। जब तुर्की ने हमारे गेहूं को सड़ा गला बताया था, लेकिन आज ये तुर्की हमारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आपको बता दें कि भारत को अब एक ऐसी चीज के लिए बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसे अगर भारत ने कतर में जाने से रोक दिया और तुर्की में भी नहीं भेजा तो वहां पर हाहाकार मच जाएगा। पहले जहां भारत ने अपने बासमती चावल को रोक दिया था, जिसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ने लगी थी और कई देशों को किल्लत भी हो रही थी, तो वहीं भारत ने अपने चावल के रेट पर डिस्काउंट देकर उसके निर्यात को शुरू कर दिया, जिसके बाद अब कई पश्चिमी देशों सहित अमेरिका और अरब के देश और तुर्की भी भारत से इसकी डील करने के लिए आ सकता है। तुर्की अपने खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और चावल पर भारत के ऑफर देखकर हो सकता है कि वो हमारे देश के सामने खड़ा हो जाए और फिर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत को अभी से ही इसके ऑर्डर देने शुरू कर दिए होंगे। ऐसे में अब भारत चाहे तो अरब देशों को भी तड़पा सकता है। हालांकि उनके साथ भारत की कोई रंजिश नहीं है, लेकिन कतर में हो सकता है कि इस चावल को भारत रोक दे और फिर भारत के पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ आए कतर के फैसले के बाद ही भारत ने वहां 1 महीने के लिए अपने चावल पर रोक लगाई है। अब चाहे तुर्की कितनी भी भीख मांग ले, कितना भी चीख ले, लेकिन वो उसे खाने के लिए बुरी तरह तड़पा सकता है। भारत अब दुनिया के दूसरे देशों से अपनी निर्भरता को खत्म कर रहा है। यही वजह है कि ताबड़तोड़ तरीके से भारत ने एक नहीं बल्कि कई देशों के साथ तेल और गैस को लेकर बातचीत तेज कर दी है, जिससे कि देशों के एकाधिकार को खत्म कर दिया जाए। पर अब भारत अपने देश के अंदर भी उन जगहों की खोज कर रहा है जहां से तेल की प्राप्ति की जा सके। अभी तक अंडमान नागालैंड जैसी जगहों में ONGC खुदाई का काम कर रही है। वहीं 13 तेल के कुएं मिलने की बात भी सामने आई। उम्मीद है कि सबसे पहले 3 से 4 कुओं की खुदाई करके वहां से तेल को निकाला जाएगा, जिसके बाद इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा। गैस को लेकर भी भारत लगातार कतर से अपनी निर्भरता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और अब जो कतर ने खुद भारत को एक मौका दे दिया, तो ऐसे में भारत की कई कंपनियां कतर से मुंह मोड़कर दूसरे देशों का रुख कर सकती हैं। हालांकि कतर को अपने लिए भारत जैसा गैस आयात करने वाला कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा। कई लीडर बाइडेन की नीतियों को बेकार और दुनिया के लिए दिक्कत पैदा करने वाली बता रहे हैं। चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। ऐसे में अब बाइडेन सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो इजराइल का समर्थन करना बंद कर दे। एक तरफ जहां पहले ही बाइडेन प्रशासन पर विपक्षी पार्टी की तरफ से हमले हो रहे हैं, कई लीडर बाइडेन की नीतियों को बेकार और दुनिया के लिए दिक्कत पैदा करने वाली बता रहे हैं। तो ऐसे में अब अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग भी ये साफ कर चुके हैं कि बाइडेन प्रशासन को अपना रुख बदलने की जरूरत है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर करीब 40 विभागों और एजेंसियों के 400 कर्मचारियों ने एक चिट्ठी लिखकर बाइडेन और व्हाइट हाउस को ये कहा कि उन्हें अपना रवैया बदलने की जरूरत है और एक बार फिर से अमेरिका को सीज फायर की मांग उठानी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि लोगों ने अमेरिका को इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन के लोगों और गाजा की मदद पहुंचाने की बात भी कही। उनका कहना है कि वहां पर बिजली, खाना, पानी, दवा जैसी मूलभूत सुविधाओं को अमेरिका द्वारा भेजा जाना चाहिए।
लोगों ने बाइडेन द्वारा इजराइल को भेजी गई सैन्य मदद का भी विरोध किया। ऐसे में अब इजराइल के मन में ये सवाल उठ सकता है कि कहीं राजनीति के चक्कर में बाइडेन हमास के खिलाफ अपने कदम पीछे ना खींच ले, क्योंकि इस वक्त बाइडेन का अमेरिका की सत्ता पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर किसी वजह से वहां लोग भड़क गए तो सत्ता में उनका चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। और फिर अब इजराइल को इतिहास भी याद आ गया होगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को जिताया था, जबकि अमेरिका इतना शक्तिशाली होने के बावजूद तब भी कुछ नहीं कर पाया और 2 साल पहले भी वो तालिबान से बुरी तरह हार गया। इस वक्त इजराइल अंधाधुंध हथियारों को अमेरिका से ले रहा है, तो ऐसे में उस पर भयंकर आर्थिक संकट का खतरा मंडरा सकता है, जिसका असर उस पर बहुत भयंकर देखने को मिलेगा। ऐसे में अमेरिका की सीमाओं से भागने के बाद इजराइल किसी और से मदद नहीं ले सकता सिवाय भारत के। इजराइल के पास लगातार हथियार खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वो भारत से मदद की गुहार लगा ले और हमारे देश के सस्ते हथियारों को खरीद ले, जिससे कि हमास के चीथड़े उड़ाकर ईरान को भी भागने पर वो मजबूर कर देगा। हालांकि भारत के इजराइल को हथियार देने पर कहीं ना कहीं ईरान भड़क सकता है, वो भारत के खिलाफ जाकर चीन में भी घुस सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले उसे ये याद रखना चाहिए कि आज उसके चाबहार बंदरगाह को भारत ने ही तैयार किया है और फिर सिर्फ भारत की वजह से ही वो लगातार पश्चिमी देशों के खिलाफ मजबूत हो रहा है। अगर भारत ने ईरान से रिश्ते खराब कर लिए तो ऐसे में उसका हाईवे प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो जाएगा, जिसके जरिए वो एशिया में घुसने के सपने देखता है। हालांकि इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि अगर भारत ने इजराइल की मदद का ऐलान किया तो ऐसे में ईरान पीछे हट सकता है। आखिर आपको क्या लगता है? बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों से संकेत मिलता है कि दुनिया 2 गुटों में बटेगी और भीषण युद्ध होगा। कैटलोनिया, वैसे बहुत लंबे वक्त से कैटलोनिया को एक अलग देश के तौर पर बनाने की मांग होती भी रही है और नास्ट्रेदामस के मुताबिक 3rd वर्ल्ड वॉर में यह हो भी जाएगा। लेकिन स्पेन का एक और तीसरा टुकड़ा भी होगा जिसका नाम होगा ग्रेनाडा। यह नास्ट्रेदामस की वो भविष्यवाणियां कहती हैं जिन्हें डिकोड करने पर खतरनाक सबूत सामने आते हैं। और नास्ट्रेदामस ने चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करते हुए लिखा है कि स्पेन का तीसरा टुकड़ा ग्रेनेडा पर इस्लामिक फोर्स का कब्जा हो जाएगा। अगर हम दुनिया के नक्शे में देखें तो स्पेन भूमध्य सागर के किनारे पर बसा देश है और ग्रेनेडा का इलाका भी भूमध्य सागर में ही है। और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी से संकेत मिलता है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से के मुस्लिम देशों से आने वाली एक मुस्लिम फोर्स मुस्लिम बहुल देश मोरक्को को मार करके स्पेन के ग्रेनेडा पर कब्जा जमा लेगी और उसे एक इस्लामिक देश घोषित कर देगी। अगर इस भविष्यवाणी को सही माना जाए तो ये साफ पता लगता है कि दुनिया 2 गुटों में बटी होगी। पहला गुट अमेरिका के साथ यूरोप के ईसाई बहुल देश और दूसरा गुट होगा रूस के साथ चीन, ईरान और अन्य मुस्लिम बहुल देश। यानी नास्ट्रेदामस के संकेतों के मुताबिक रूस और चीन के ही गठबंधन में शामिल मुस्लिम देशों की आर्मी यूरोप पर कब्जा शुरू कर देगी और पहला कब्जा स्पेन के ग्रेनेडा पर होगा। और यहां पर नास्ट्रेदामस और बाबा वेंगा करीब करीब एक जैसी भविष्यवाणियां करते हुए नजर आते हैं। बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में यूरोप के मुस्लिम राज की शुरुआत होगी और यूरोप के ज्यादातर देशों में मुस्लिम राज होगा। आज यूरोप के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% ही है, लेकिन यूरोप में ईसाइयों की आबादी लगातार गिर रही है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द गार्जियन के मुताबिक ब्रिटेन के 2021 के सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 33 लाख की गिरावट हुई है और मुसलमानों की जनसंख्या में 18 लाख का इजाफा हुआ है। यानी ईसाइयों की आबादी में 17% की गिरावट हुई है और मुसलमानों की आबादी में 44% का इजाफा हुआ है।
ब्रिटेन की जनसंख्या के नए आंकड़े बताते हैं कि कई इलाकों में ईसाई अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का इशारा ये है कि मुसलमान शासक युद्ध के द्वारा यूरोप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक अमेरिका साल 2066 में यूरोप पर हमला करेगा और वहां मुस्लिम शासकों को हराकर दोबारा ईसाई शासकों को वापस लाने की कोशिश करेगा। यूरोप पर हमले के लिए अमेरिका जलवायु हथियार का उपयोग करेगा। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर आधारित केन वेस्ट की किताब नास्ट्रेदामस प्रेडिक्शन एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन 2025 में आगे लिखा है कि रूस और चीन की सेनाएं उत्तर यूरोप पर कब्जा कर लेंगी। इटली और फ्रांस पूरी तरह से रूस की फौजों द्वारा बर्बाद किए जाएंगे। ब्रिटेन पर भी मिसाइल हमले होंगे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा करने में कामयाब होगा। शुरुआत में रूस और चीन का पलड़ा भारी होगा, लेकिन बाद में अमेरिका में एक युवा नेता राष्ट्रपति बनेगा जो नाटो को शानदार लीडरशिप देगा। नाटो रोबोट आर्मी को युद्ध के मैदान में उतारेगी और पासा पलट जाएगा। यानी एक रोबोट आर्मी यूरोप को आजाद कर पाएगी। और नास्ट्रेदामस के मुताबिक बाद में तीसरे विश्व युद्ध में एक रिवर्स अटैक रूस पर शुरू होगा, जिसमें मॉस्को पर कब्जा होगा और फिर रूस में लोकतंत्र की स्थापना होगी। परमाणु हमलों से आपदा आएगी। 11 महीने में सूरज धुएं से ढका होगा। दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी। पूरी दुनिया में सैलाब आएंगे। इसे भी डिकोड किया गया। नॉस्ट्रेदामस की माने तो थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध, उसका खात्मा कुछ इस तरह से होगा जो इन पंक्तियों में नजर आता है। नॉस्ट्रेदामस संकेत करते हैं कि धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो बहुत तेजी के साथ पिघलने लगेगी। बड़े बड़े द्वीप डूब जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा और तमाम देशों के समुद्र तटों पर बसे लोगों का भारी विनाश भी यहां पर होगा। 70 परमाणु हमलों से जो थर्राएगी वो दुनिया, यानी कि वो परमाणु ठिकाने जो आज अगर बटन के तौर पर दबते हैं तो फिर वो विनाश होगा जिसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद पूरी दुनिया में सैलाब का वो खौफनाक मंजर नजर आएगा जो भारी विनाश यहां पर लेकर आएगा। और 11 महीने सूरज जो है वो धुएं से ढका होगा, यानी कि इतना धुआं विनाश का होगा कि सूरज की रोशनी, उसकी तपिश भी वहां पर कमतर दिखाई देगी। तीसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, इसका व्यापक वर्णन विस्तार के साथ नास्ट्रेदामस ने लिखा है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की हार होगी। रूस के 3 नेताओं को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाएगा। रूस में लोकतंत्र की स्थापना होगी। चीन में भी लोकतंत्र की स्थापना होगी। तिब्बत एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। फ्रांस और इटली पूरी तरह से तबाह होगा। इजराइल में बड़ी तबाही मचेगी। ईरान में सबसे ज्यादा बर्बादी होगी। परमाणु धमाके होंगे।
10,000 शहर वीरान हो जाएंगे, इतना धुआं उठेगा। एक साल तक सूरज नहीं दिखेगा। तीसरा विश्व युद्ध। बाबा वेंगा, जिसने बिना आंखों के भी भविष्य को देखा था, जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया के इंसानों को चौंकाया है। और जिसने साल 2023 के बाद यानी साल 2024 से शुरू होकर साल 2025 तक तीसरे वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणियां की हैं। उन्हीं बाबा वेंगा की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। ऐसा भीषण युद्ध होगा कि पूरी धरती पर 1 साल तक अंधेरा छा जाएगा। ऐसी ही एक भविष्यवाणी फ्रांस के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने भी की है। पूरी दुनिया में आबादी वाले इलाकों में 70 परमाणु धमाके होंगे। इतने बड़े पैमाने पर परमाणु धमाकों से इतना धुआं उठेगा कि 11 महीने तक सूरज भूरे रंग का हो जाएगा। उसकी रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाएगी। यानी दुनिया के 2 सबसे बड़े भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन नास्ट्रेदामस ने और ज्यादा साफ संकेत दिया है कि यह अंधेरा इसलिए छा जाएगा क्योंकि 70 एटम बम पूरी दुनिया में फटेंगे। आखिर तीसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू होगा? आखिर तीसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल होंगे? क्या पुतिन तीसरा विश्व युद्ध जीत पाएंगे? क्या चीन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा? क्या स्पेन के 3 टुकड़े हो जाएंगे? क्या ईरान परमाणु बम बना लेगा? क्या इजराइल पर परमाणु हमला होगा? क्या पुतिन की ताकत से यूरोप पर इस्लामी देशों का अधिकार हो जाएगा? क्या अमेरिका की महान शक्ति खत्म हो जाएगी? क्या चीन में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र स्थापित होगा? और क्या तिब्बत को तीसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी मिल पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस ने भी दिया है। इन महान भविष्यवक्ताओं ने जो संकेत दिए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी कहानी बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की जुबानी। बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास का गाजा युद्ध दरअसल 3rd वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है।